अब मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ कि नाड़ी को आपने कैसे चेक करना है। ये देखिए, अगर लड़की है तो उसके राइट हैंड ये होनी चाहिए, अगर लड़का है तो उसका लेफ्ट हैंड ये होनी चाहिए। ये मणिबंध है, ये जो रेखा आप देख रहे हैं ना मणिबंध, आपने ये वाली जो रेखा है, इस रेखा में रोगी का जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी फिंगर ऐसे करके रखना है। ऐसे करके रखने से ये नापने के लिए कहाँ तक पहुँचा, मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा। अब इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो यहाँ एक आपको यहाँ गांठ नज़र आएगा, ठीक है। अब इस गांठ के नीचे एक गड्ढा सा है यहाँ पर, इस गड्ढा में आपने अपना इस उंगली को रखना है, यानी कि आपने अपना इंडेक्स फिंगर को यहाँ पर सेट करना है। अगर आप खुद का नाड़ी परीक्षण अपने ही हाथ का चेक कर रहे हो तो करने का तरीका है, इस तरह से अपने हाथ को रखो, ये देखिए ज़रा, ये इस तरह से ग्रिप को बनाना है। और ये जैसे मैंने बताया, देखिए यहाँ पर मणिबंध का रेखा है, थोड़ा सा इधर आए, यहाँ पर एक गांठ आपने देखा, बिल्कुल गांठ के सेंटर है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आपने इसको लेकर के आए, इसको प्रेस किया हल्का सा, इस गांठ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, ठीक है। इस गड्ढा में आपने अपनी उंगली को ऐसे सेट करना है कि ये जो नाखून आपका नीचे स्किन में दबनी चाहिए, लगनी चाहिए। फिर उसके जस्ट सामने मिडिल फिंगर, उसके जस्ट सामने इंडेक्स फिंगर, ये 3 फिंगर को आपने यहाँ पर सेट किया। समझ में आया। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ये गांठ के जस्ट नीचे ही आपको पल्सेशन लगे, तो 3 उंगली सेट करने के बाद आपने थोड़ा नीचे ऊपर करके, इसको थोड़ा नीचे ऊपर खिसका करके आपने यहाँ पर उंगली को देखना है कि यहाँ एक 3 mm का एक यहाँ नस आपको नजर, जैसे ये नस है देख रहे हैं आप, ये नस, ऐसा ही एक नस आपको इसके नीचे मिलेगा, थोड़ा सा अंदर। वो जो नस का जो परिमाण है वो 3 mm है। तो यहाँ पर 3 उंगली को रखना है और अच्छी तरह से इधर से उधर आपने ये घुमाना है। ये हाथ जो है थोड़ा सा इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये ग्रिप को आपने बनाया इस तरह से, और ये 3 उंगली को आपने यहाँ पर रखा। और उसके बाद सबसे पहला आपका प्रयास ये होनी चाहिए कि उस नस को ढूंढना जो 3 mm का है, जहाँ से ये वायु का जो पल्सेशन है, जहाँ से वो नस में वाइब्रेशन होता है। सबसे पहले तो आपका काम क्या है कि उसको ढूंढना है। फिर उसके बाद अपने उस नस के ऊपर इस तरह से अपनी उंगली को सेट करना है कि 3 उंगली के नीचे वो पल्सेशन लगे। फिर थोड़ा सा दबाना है, फिर एकदम ऊपर उठाना है, फिर दबाना है, दबाते हुए धीरे धीरे पल्सेशन को लेते हुए दबाना है, फिर हल्का सा उठाना है, उठाते जाओ, पल्सेशन आपको महसूस होता जाएगा। अभी उठाते जाना है, उंगली को ऊपर की ओर ले आते जाओ। फिर आपने देखना है सबसे लास्ट में उठाते हुए किस उंगली के नीचे पल्सेशन लगते हुए वो बंदा हो गया, जैसे मेरा इस उंगली के नीचे लग रहा था अभी। फिर दोबारा करिए, फिर उठाना, फिर दोबारा करिए, दोबारा लेके जाइए, नीचे प्रेस करिए, फिर ऊपर की ओर इसको आप लेते आइए। फिर देखिए कि किन उंगली के नीचे पल्सेशन लगते हुए बंदा हुआ है। ध्यान देना, नीचे प्रेस किया, कोई पल्सेशन अब लग नहीं रहा, पूरा नस को मैंने बंद कर दिया। अब फिर हल्का सा इसको रिलीज करिए, मैंने देखो कर लिया, किस उंगली के नीचे पल्सेशन लगते हुए बंदा हो रहा है। फिर उसको ऐसे करके आपने 4-5 बार तक इसको आपने महसूस करना है। नीचे से उस पल्सेशन को लेते हुए ऊपर आना है। किस उंगली के, मेरे तो वायु और कफ वाले जो उंगली है उसमें पल्सेशन लग रहा है, यानी मेरा जो शरीर का प्रकृति है वायु और कफ वाला है। वायु और कफ वाला ये मेरा, ये देखिए ज़रा, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर किया तो मेरे इस उंगली में और इस उंगली में बार बार ये पल्सेशन हो रहा है। ये देखिए, अब आपने मुझे इस तरह से दबा करके मुझे आपने 8699175212 इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है कि आपको किस उंगली के नीचे पल्सेशन लग रहा है। किसी का एक उंगली के नीचे, किसी के दोनों उंगली के नीचे अथवा इन दोनों के नीचे, किसी को अकेले इस उंगली के नीचे पल्सेशन महसूस, किसी को इसके नीचे। तो ये अगर है तो वायु का, बीच में लगे पित्त का और इसमें लगे तो कफ का ये पल्सेशन है। फिर से बता रहा हूँ, ये वायु का है, ये पित्त का है, ये कफ का है। ये वायु का है, यह पित्त का है, ये कफ का है। कफ जो है पृथ्वी प्रधान और जल तत्व प्रधान है,
यह जो है अग्नि तत्व प्रधान है पित्त, और वायु जो है वायु और आकाश प्रधान पित्त वायु है। तो इस तरह से इसका ये हो गया। तो आपने बस आपका काम ये भी नहीं देखना पृथ्वी तत्व वगैरह क्या है, आपने ऐसे करके अपना दबाना है। सुबह सुबह खाली पेट, वो भी कुछ भी खाए बगैर, अथवा दोपहर खाना खाने के 2 घंटे के बाद उंगली को, ये देखिए ज़रा, मैं ये हाथ को किस तरह से रख रहा हूँ, ऐसा किया, नीचे तक गए, फिर हल्का सा इसको रिलीज़ करते हुए आए। ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो। ऊपर ले आए, किस उंगली के नीचे, सबसे लास्ट में लगा। देखो जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे इस उंगली के नीचे और इस उंगली के नीचे लग रहा था। उसके बाद रिलीज़ करता गया तो ऊपर जो है ना ये सारी चीज़ें बंद हो गया, फिर नीचे गया, फिर उस पल्सेशन को लेते हुए आया। तो मुझे, ठीक है ना, उस नस को आपने छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल उस नस को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उस नस को लेके आना है। उसकी जो पल्सेशन आपने यहाँ पर, ये है तो वायु, ये है तो पित्त, ये है तो कफ। अगर इन दोनों उंगली में होता है तो ये समझना है कि आपको वायु और कफ है, इन दोनों में होता है तो वायु और पित्त है। तो किन किन उंगली के नीचे आपको पल्सेशन लगा हुआ है, उसे आपने ध्यान से देख करके, महसूस करके, समझ करके आपने मुझे उसी व्हाट्सएप नंबर में इसको मैसेज करना है, ठीक है। तो यहाँ अब आपको पता चल गया कि आपने अपने नाड़ी खुद चेक किया और आपको पता चला कि आपको कफ, पित्त और वायु में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। कोई एक दोष बढ़ा है या कोई 2 दोष बढ़ा है। तर्जनी और अनामिका के नीचे लगा हुआ है तो आपका वायु और कफ बढ़ा हुआ है। अकेले तर्जनी और मध्यमा के नीचे अगर पल्सेशन लग रहा है तो आपको वायु और पित्त, ऐसे करके जिस उंगली के नीचे पल्सेशन लगा है आपको आसानी से समझ में आएगा। उसको अब आपने नोट करना है। उसके बाद देखो संगीतकार यहाँ क्या बोलते हैं। अब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आयुर्वेद पढ़े हुए हो, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नल, ये वायु का सिम्टम्स है। वायु कैसा है? रुक्ष है, ड्राई है एकदम, लघु लाइटली, शीत सूक्ष्म और चल गति वाला वायु है। वायु का जो गुण, अगर किसी के शरीर में वायु जब बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में अंगों में रूखापन, ड्राइनेस, इस वायु के रुक्षपन की वजह से चुभन, एकदम चुभन का महसूस होगा, क्योंकि खर गुण और रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है। इसीलिए वायु के इन दोनों गुण के बढ़ने से उसके शरीर में दर्द होगा और सुई के चुभने के समान एक तरह का दर्द होगा, ठीक है। हड्डियों में ढीलापन, क्योंकि ये रुक्ष गुण वाला है, शीत है, ये हल्का है ना, ये लाइटली है, लघु है, इसीलिए उसके हड्डियों में ढीलापन महसूस होगा। अगर आपने अपने पल्स में देखा कि आपके वायु बढ़ा है तो इस सिम्टम्स को भी आपने नोट करना है। जैसे कि आपके अंगों में रूखापन महसूस हो रहा है कि नहीं, ड्राइनेस महसूस हो रहा है कि नहीं, चुभन और दर्द आपको महसूस होता है कि नहीं, हड्डियों में ढीलापन, अंगों में ठंडाहट का महसूस होना, जैसे आप पंखे के नीचे बैठे हो और आपको उसके हवा से भी बड़ी तकलीफ हो रही है। आपको कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए वायु के बढ़ने पर। आपके त्वचा में फीकापन, एकदम त्वचा, जब आप स्किन में, जब आप नाखून से जब आप उसको खुरदोगे तो वहाँ पर सफ़ेद एक पपड़ी जैसा वहाँ पर आपको दिखेगा। तो ज़्यादा वायु जब बढ़ता है तो डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर लो जैसी स्थिति आपके सामने आता है। पित्त में पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रव। पित्त में क्या बोलता है कि पित्त का स्नेह गुण है। जब पित्त बढ़ता है तो शरीर में एकदम ऑयली, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, स्किन से ऐसा लगता है कि एकदम चिकना पदार्थ कुछ निकल रहा है ना। और स्वभाव में एकदम तीक्ष्ण, शीघ्र काम को करने वाला, एक जगह टिकता ही नहीं है। उसके मन किया तो एकदम लगा ही रहता है। शीघ्रता, कहीं पर भी ठहरने का हिसाब किताब उसमें नहीं होता। हालांकि जो शीघ्रतापन है वो वायु में भी रहता है, लेकिन वायु में चंचलतापन होता है। किसी एक कार्य को शुरू जो किया उसको निपटाए बगैर दूसरे कार्य में लग जाना, ये वायु का सिम्टम्स है। एक कार्य को निपटाए बगैर दूसरे में न लग जाना, लेकिन उसमें रेगुलर काम में करते रहना, ये पित्त का सिम्टम्स है। उष्ण, एकदम गर्म स्वभाव का है। लघु विश्र, दुर्गंध युक्त, उसके शरीर में पसीना आता है और दुर्गंधित होता है। सर, फैलने वाला, जिसके भी जैसे कि चमड़ी का जो प्रॉब्लम होता है, खुजली टाइप का, उसमें देखना कि एकदम जो है ना उसमें फैलता है, उसके जो चर्म रोग जो है वो एकदम फैलने लगता है।
तो इसमें सर गुण है। तो पित्त के उसमें क्या होता है कि थकावट होता है, अनिद्रा, नींद कम लगती है वायु और पित्त के सिम्टम से। शरीर में जलन होना, गर्मी लगना, पसीना की अधिकता, शरीर में पसीना ज़्यादा आना, दुर्गंध होना, अंगों से दुर्गंध आना, है ना, गुस्सा ज़्यादा होना, बेहोशी होना, मुंह का एकदम स्वाद कड़वाहट होना, पेशाब में जलन होना, ठंडी चीज़ों का चाह करना, तेल में तले हुए पदार्थों से हानि होना, ठीक है, बार बार शीत जो पानी जो है, पानी को पीने का मन करता है, लेकिन उससे क्या हो गया, कभी भी अगर वो कोई तेल में तला हुआ चीज़, जैसे मान लीजिए कि कोई उसने बर्गर खा लिया, कभी उसने समोसा खाया, तो उसको एक प्रकार का खट्टी डकार टाइप का कुछ ऐसे चीज़ें आता है, उल्टी जैसी स्थिति होती है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होता है, भारीपन होता है, उससे वो पचता नहीं है। फिर ये सारा पित्त का लक्षण है। पहले आपने नाड़ी चेक किया, आपके सेंटर में आपको पल्सेशन लगा, उसके बाद इस लक्षण को नोट करके आप उसको चेक कर लो कि आपको इन दोनों चीज़ें मिल रहा है कि नहीं। अब कफ में क्या बोलते हैं, स्निग्ध शीत गुरुर मंदा लक्षणों मृत्सना स्थिर कफ, ये कफ का सिम्टम्स है। कफ का जो व्यक्ति है उसमें हमेशा ढीलापन, सुस्ती आ जाना, निरंतर उसको बस शरीर में सुस्तता बहुत ज़्यादा आता है, शरीर में भारीपन उसमें ज़्यादा लगता है, मल मूत्र और पसीने में चिपचिपाहट होता है, उसके जो शरीर से निकलने में जो पसीना है, एक तरह का चिपचिपाहट उसमें दिखता है। आँख नाक से गंदगी का निकलना, है ना, आँख से सुबह जब उठेगा सफ़ेद सफ़ेद सा कचरा सा निकलता है, नाक से भी बहुत ज़्यादा निकलते रहते लोग, और कान से भी लोगों की गंदगी निकलता है, तो ये कफ की वजह से होता है। शरीर में ढीलापन, एकदम शरीर में ना लगता है कि जान है नहीं। जब काम करने के लिए जाता है तो बहुत ज़्यादा काम, उसमें थोड़ा सा ताकत भी आता है, लेकिन अगर वो बैठ गया कहीं, सो गया, तो समझ लो फिर गया बंदा, उठेगा ही नहीं वो, ठीक है। इस तरह का अगर वो निकल गया काम करने के लिए, दौड़ा कहीं, उसको लगा कि यार मुझे ये काम करनी चाहिए, उठ गया काम करने, फिर वो फतेह करके छोड़ेगा, मैदान को जीत के छोड़ेगा। लेकिन मान लो वो बैठ गया कभी कि यार चल आज मैंने नहीं करना है, कल करूँगा, फिर अब ये लगा लो कि उसका फिर कल कभी नहीं आएगा। ये सिम्टम्स कफ का है। कफ बढ़ने से ऐसा होता है। उसके जो है, उसके जीवा में, उसके जीभ को जब आप देखोगे टॉर्च लाइट लगा के, तो उसके जो उसका जो जीवा है ना, वहाँ पर सफ़ेद क्रीम जैसा ऊपर एक लेयर बैठ जाता है सुबह। उसको जुकाम और नज़ला का हमेशा शिकायत लगा रहता है ना। सर्दी के जब मौसम परिवर्तन होता है तो जुकाम वगैरह उसको होता रहता है। उसको नींद ज़्यादा आता है, आइसक्रीम से उसको बहुत ज़्यादा हानि होता है। जितने भी जो प्रोटीन वाला चीज़ है उसको ये डाइजेशन नहीं होता। ज़्यादा अगर कफ बढ़ता है तो अग्न्याशय की कमी होती है, भूख उसको कम लगता है। ये सारी चीज़ें कफ के बढ़ने से होता है। उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये सारे दोस्तों कफ के बढ़ने से होता है। आज का मेरा जो प्रसंग और ये था कि मैं आपको एक आसान और लफ्ज़ों में मैं आपको समझा सकूं, वो भी संगीता के आधार पर। मतलब कि मैं अपने मनगढ़ंत कोई कहानी आपको मैं बताता नहीं हूँ कभी भी। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है कि मनगढ़ंत बातें बताते हो। तो दोस्तों मैंने जो भी जितने भी वीडियो मैंने बात किया है वो मनगढ़ंत नहीं है। पहले मैं ग्रंथों का स्वाध्ययन करता हूँ, उसके बाद मैं ये प्रयास करता हूँ कि इन शब्दों को मैं आसान लफ्ज़ों में आप तक कैसे पहुँचाऊँ, मतलब आपके दिमाग में आसानी से घुस जाए, कुछ ऐसा व्यवस्था अपने लफ्ज़ों में मैं निकालूँ। इसके लिए थोड़ा मैं प्रैक्टिस करता हूँ और उसके बाद मैं फिर वीडियो बना करके आप तक पहुंचने का मैं प्रयास करता हूं। तो आज का हमारा दो बातें, एक तो नाड़ी आपने आसानी से परीक्षण करना है, उसके बाद आपने नोट करना है आपका कफ पित्त, कफ वायु या कफ इस तरह से क्या क्या चीज़ें बढ़ा हुआ है उसको नोट करना है। उसके बाद मैंने आपको सिम्टम्स भी बताया, कफ के बढ़ने से क्या क्या लक्षण, पित्त के बढ़ने से क्या क्या और वायु के बढ़ने से क्या क्या लक्षण दिखता है, वो भी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो इन दोनों को मिक्सअप करके आपने खुद को एनालाइज करना है कि आपने एनालिसिस करना है कि भाई ये चीज़ें मेरे शरीर के अंदर घट रहा है कि नहीं। या जिस किसी भी व्यक्ति जो आपके पास है, आपका बेटा है, आपके कोई भी परिवार में, आपने उसका नाड़ी देखा, उसके बाद इन सिम्टम्स को देखा, उस आपने पूछना है कि भाई ये लक्षण आप में दिखता है कि नहीं। अगर हाँ तो दोनों अगर मिल जाते हैं दोनों सिम्टम्स, तो उसके बाद आप खुद भी ये हिसाब लगा लो कि अगर वायु है और वायु के लक्षण दिख रहा है तो पक्की बात है कि शरीर में वायु बढ़ा है। तो वायु बढ़ने के बाद उसके फिर वायु शामक कुछ स्निग्ध पदार्थों का यहाँ पर सेवन करना पड़ेगा, जैसे तिल का तेल उसमें आपने अधिक देना है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो बाकी का जो ट्रीटमेंट है वो इसी आधार पर होगा। आज का मेरा यह वीडियो बनाने का सबसे मुख्य कारण ये है कि मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मेरे पास नहीं आ सकते, बेचारे कहते हैं कि सर कहाँ हम आपके पास, अभी कोरोना है और रास्ते बंद है, गाड़ी दूर है। तो दूर दराज से, जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे तमिलनाडु हो गया, जैसे ऐसे आसाम हो गया, यहाँ से पेशेंट हमारे यहाँ नहीं आ पाते।
तो मेरा एक था कि चलो, क्योंकि दोषों के जाने बगैर ट्रीटमेंट आयुर्वेद में संभव है नहीं, तो चलो मुझे लगा कि आपको मैं ये चीज़ समझा दूँ, कम से कम एक सिंपल और साधारण चीज़ आप समझ लो और अपना नाड़ी चेक करो, और ये जो सिम्टम्स है इसको आप उसके साथ मैच करो। अगर लगता है मैच होता है तो बस डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करके बताओ कि सर ये वाला सिम्टम्स मुझे दिखता है, उसके सिम्टम्स और जो नाड़ी में भी वही चीज़ दिख रहा है। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ से जो वैद्य जी जो दवाई बना करके भेजेंगे, आपको बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। जय श्री राम। आज दीजिए विदा, नमस्कार।